भीतरी तौर पर आज़ाद होने की, मुक्त होने की कोशिश करें। लेकिन अब इसमें दूसरी चीज़ पर आते हैं जो बड़ी रोचक है, और दूसरी चीज़ ये है कि भीतर तो कोई आंखों से देख नहीं सकता और कानों से सुन नहीं सकता। बाहर की ही चीज़ें हमें दिखाई सुनाई देती हैं, भीतर क्या है पता कैसे चलेगा? और भीतर जो है वो पता नहीं चलेगा तो उसका सुधार कैसे होगा? डायग्नोसिस के बिना उपचार, ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता ना। तो भीतर अगर गड़बड़ भी है, भीतर अगर बीमारी भी है, बंधन भी है, तो उसका पता तभी चलता है जब किसी को आप बोलने दें। मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो अपने भीतर क्या लेकर के बैठा है तभी तो पता चलेगा जब वो बेचारा पहले बोल पाए। अगर वो इतना डरा हुआ है या उस पर इतनी पाबंदी है कि तू बोलेगा ही नहीं, तो फिर ना वो बोलेगा, ना उसके भीतर क्या है ये पता चलेगा, और ना कभी उसका उपचार हो पाएगा, माने उसे स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो इस नाते ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये बहुत बहुत कीमती हो जाती है। हमारा संविधान है 19वां अनुच्छेद, उसमें जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें पहली ही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसको इतना कीमती माना गया है। अभी मैं आध्यात्मिक से सीधे जो उसका हाँ, तो इसको इतना कीमती माना गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बाकी सब फ्रीडम्स का आधार है, मदर ऑफ ऑल अदर फ्रीडम्स है। और हम बात करते चलेंगे तो मतलब अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट को याद किया, वैसे ही बहुत सारे और महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने ये जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कहा है ये ऐसी चीज है जिसके लिए जान भी दी जा सकती है। 1984 आपने पढ़ी होगी, जॉर्ज ऑरवेल वाली। हम बार बार कहते हैं कि अभी ऑरवेलियन एक डिस्टोपियन दुनिया ही बनती जा रही है। तो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है, स्वतंत्रता कोई मायने ही नहीं रखती अगर मुझे लोगों को वो कहने की स्वतंत्रता नहीं है जो वो सुनना नहीं चाहते। आपको पता है गांधी जी ने भी यंग इंडिया में कुछ ऐसा लिख दिया था कि उन पर मानहानि का मुकदमा चला था, 6 साल की सजा हुई थी, हालांकि उससे पहले ही उनको बाहर निकाल दिया गया 2-1 साल में। तो एक चीज तो वो है कि गांधी कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कोई खफा हो गया और इसलिए उनको जेल में डाल दिया, और एक चीज ये है कि आप यूं ही कोई भद्दा चुटकुला सुना रहे हो जिससे सुनने वाले को कोई ऊंचाई, कोई आजादी नहीं मिलनी। आप गांधी जी को सुनोगे तो आपका स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कोई व्यर्थ का चुटकुला सुन रहे हो, इससे आपका क्या आगे बढ़ रहा है? कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। और मैं चुटकुलों के खिलाफ नहीं हूं। कोई भी साई को आप देख लें, शरद जोशी को आप देख लें, इन्होंने ऐसे ऐसे व्यंग करे थे। मैं बड़ा हो रहा था, राजीव गांधी के समय की बात है, तो कहा जाता है, मैंने तो सुना नहीं, पर इन्हीं व्यंगकारों से मैंने पढ़ा था उस समय पर कि एक जगह पर गांव वाले बोले कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि ये जो नदी थी या नहर थी, बोले इसका पानी तक गर्म हो जाता है। तो राजीव गांधी इन मामलों में उस वक्त तक इतने दुरुस्त नहीं थे, थोड़े अनाड़ी थे। उन्होंने कह दिया, अपने आसपास जो लोग तुमसे पूछा इसके ऊपर शेड डलवा दें क्या? और उनकी इतनी खिंचाई हुई, वो एक बात है, और लोग खूब हंसे, उसको लेकर लेख लिखे गए, चुटकुले लिखे गए, ताने मारे गए, लोग खूब हंसे। यही काम परसाई जी किया करते थे, लोगों को हंसा रहे हैं, पर हंसा इस तरीके से रहे हैं कि हंसने हंसने में लोग कुछ सीख रहे हैं। तो हंसी बहुत अच्छी बात है, पर एक हंसाना ये होता है कि उसको मैं और गंदा करके हंसा दूंगा। कोई सस्ती चीज दे दी, हम होते ही भीतर से ऐसे हैं ना, सस्ती चीज के हम ज्यादा ग्राहक बनते हैं आसानी से, तो उस पर भी आप हंसा सकते हैं। और एक चीज होती है कि मैंने ऐसा व्यंग करा है, ऐसी सटल विट है उसमें, सूक्ष्म उसमें एक तंज है, ताना है, हास्य है, कि उससे सुनने वाला भी कुछ लाभ पा रहा है। तो सराहने वाले भी बहुत है, तो बताने वाला जो है वो अपना कंटेंट उसी के हिसाब से तैयार करता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमें कितना बोलना चाहिए, और जो हम बोल रहे हैं उसको लेकर क्या हम जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारी कहाँ पर पिक्चर में आती है? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो हर इंसान की, हर व्यवस्था की, हर सरकार की सत्य के प्रति होती है। जिम्मेदारी मेरी ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं सच के साथ खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। और ऑडियंस पहले नहीं आती, पहले आता है वो व्यक्ति जो ऑडियंस इकट्ठा करता है। मैं अगर अंधविश्वास फैला रहा हूं तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। मैं कोई सस्ती सामग्री सबको परोस रहा हूं जो आसानी से लोकप्रिय हो सकती है, तो मैं वैसी ऑडियंस अपने आसपास इकट्ठी कर लूंगा। और अगर मैं खड़ा होकर के कोई दमदार बात कर रहा हूं, वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर वो मेरी कॉन्शियंस है कि मुझे सही लग रही है, गलत लग रही है ना। किसी दूसरे पैमाने पर या किसी एब्सोल्यूट स्केल पर आप कह सकते हो कि आप जो बात कह रहे हो अभी उसमें खोट है, बिल्कुल है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मुझे अभी यही ठीक लगता है, हो सकता है आगे चल करके मैं बेहतर समझूं, मेरे विचार बदले, वो अलग बात है। तो वहां पर एक तीसरा आदमी है जो कह रहा है मुझे एक बात ठीक लगती है और मैं उसको बोलना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है कि इससे घातक परिणाम हो सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो फिर भी बोल रहा है, तो वो एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ड्राइव्स द कंटेंट, हमेशा ऐसा नहीं है। हाँ, पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि बहती गंगा में हाथ धो लूं कि आजकल मैं ऑडियंस को देखता हूं, उसका इस तरीके का रवैया है, तो मैं भी ऑडियंस के पीछे पीछे चल दूंगा।
जो, अगर आप YouTube के लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा ना, वो अपनी ऑडियंस के पीछे नहीं चलेगा, अपनी ऑडियंस के आगे चलेगा। और इसमें वो नुकसान भी पाएगा, पर नुकसान बर्दाश्त करेगा। वो कहेगा कि मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जो तुमको राह दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, और हो सकता है तुम्हें बुरा भी लगे, हो सकता है तुम मुझसे छिटक भी जाओ, हो सकता है कि कोर्ट मुकदमा हो जाए, मुझे सजा भी मिल जाए, और तुम्हें मनोरंजन भी मिलेगा। हाँ, और तुम्हें मनोरंजन तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मनोरंजन के बिना तो तुम सुनोगे ही नहीं। एक मेरे ख्याल नीचे का वक्तव्य था कि लोगों से अगर सच बोलना है तो उन्हें हंसा हंसा के बोलना, लोगों से अगर सच बोलना है तो हंसा हंसा के बोलना, नहीं तो ये भाग जाएंगे। उन्हीं का शायद वक्तव्य है कि भीड़ जो होती है, उससे अगर उसके झूठ छीनने हैं तो सहला सहला के छीनना, क्योंकि हम झूठ के प्राणी हैं, झूठ हमें बहुत प्यारा होता है। तो जब सच हमारे सामने लाया जाता है तो हमें बुरा ही लगता है, तो तब तो और जरूरी हो जाता है कि थोड़ा कोई गुदगुदाए। ठीक है, मगर कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो आपको पहले इंट्रीग करता है, आपको रोचक लगता है, फिर आप उसे फॉलो करने लगते हैं। अच्छा, हो सकता है आप उसको इसलिए फॉलो करें क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और वो आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाता है, आप और उसे समझना चाहते हैं, पर इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नाउ इस दौरान हमें अपने अपने सोशल मीडिया के एक्सपोजर को किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, इन्फ्लुएंस तो आप होगे ही, ये सेंसेस इंद्रियां हैं, आप जो कुछ भी देख रहे हो आपको इन्फ्लुएंस तो करेगा ही। वहां पर फिर जो महत्व है ना, वो शुरू होता है सेल्फ नॉलेज का, कि मुझे ये पता चले कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं और ये इन्फ्लुएंस मेरे साथ क्या कर रहा है। तो दो आंखें हैं जो स्क्रीन को देख रही हैं, और एक आंख ऐसी भी होनी चाहिए जो साथ ही साथ